हुआ क्या था कि तुम लोग बहुत छोटे रहे होगे तब, है ना। मतलब मान के चलो, सबका फॉर्म देखता हूं तो कोई 2002 बॉर्न है, कोई 2004 बॉर्न है, कोई 2003 बॉर्न है ना। उसी समय एक युद्ध हुआ, उसका नाम था कारगिल युद्ध। कौन सा युद्ध था? ठीक, कारगिल की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? सुने तो होगे ना, कि सुने भी नहीं हो? नहीं, आज के समाज में पूछ लेना चाहिए कि सुने हो कि नहीं सुने हो, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत बेसिक चीजें मालूम नहीं होती है। ठीक, तो कारगिल का एक युद्ध हुआ था, और वो कारगिल के युद्ध में जो बहुत बड़ी समस्या थी वो ये थी कि जो दुश्मन था वो ऊंचाई पे जाके बैठा हुआ था। जब भी कभी वेपन के साथ में मॉडर्न वॉर टेक्टिक में ऊंचाई पे दुश्मन है और आप नीचे हो, तो डैमेज 10:1 होता है। मतलब उनके 10, आपके 10 जो हैं उनकी कैजुअलिटी होगी और उनका 1 जाएगा। ठीक है, 10 नीचे वाला और ऊपर वाला 1। ठीक, मतलब बहुत कठिन लड़ाई थी कारगिल की। इंडियन आर्मी को घुसपैठ के बारे में गडरियों ने बताया था। गडरिया मतलब जो भेड़ चराने वाली कम्युनिटी है, उसने बताया था कि वहां पर घुसपैठ हुई है। जब पता किया गया तो 1-2 पीक का पहले सोचा कि कोई छोटी छोटी गश्ती वाला जो पोस्ट ठंड में आर्मी छोड़ करके उतर जाती थी उसके ऊपर कैप्चर हुआ होगा। लेकिन जब पूरा डिटेल पता चला तो पता चला कि बहुत बड़ा घुसपैठ है और पूरा एक बहुत बड़ा एरिया में वहां पे कई सारे पीक्स हैं जिसको भी क्या कर लिया गया है, कैप्चर कर लिया गया है, जो इंडियन आर्मी छोड़ करके उतर जाती है। तो ऐसे बहुत सारे पीक्स को आज़ाद करने की कहानी है कारगिल का युद्ध। उनमें से एक पीक की हम बात करेंगे जिसके ऊपर प्लानिंग चल रही थी कि क्या किया जाएगा। तो अंदाजा नहीं था कि कितना आर्म्स या कितना वेपन लेकर के पाकिस्तान की आर्मी वहां पर बैठी हुई है, या दुश्मन वहां पर बैठा हुआ है। तो जब आपको दुश्मन का अंदाजा नहीं होता तो आप मॉक ड्रिल करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? मॉक ड्रिल, एक नकली अटैक करते हैं। तो जो उस यूनिट के इंचार्ज थे इंडियन आर्मी की तरफ से, जिनको कि उस पीक का जिम्मा मिला था, पीक मतलब पहाड़ी, ये पीक आपको जितवाना है इतने लोगों को लेकर के, उसमें टॉप ऑफिसर्स थे, उसमें उनके नीचे के रैंक के अधिकारी थे, उनके नीचे के सैनिक थे, और बहुत छोटे पोस्ट के हवलदार, लांस नायक बोलते हैं, वो सब छोटी छोटी पोस्ट के लोग भी थे उसमें। एक मीटिंग होती है कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को हम सक्सेसफुल करें और किस तरीके से उस पीक को कैप्चर करें। तो पीक को कैप्चर करने के लिए एक मॉक ड्रिल फाइनल किया जाता है कि हम सामने से जाएंगे, अटैक करेंगे, अंधाधुंध गोली चलाएंगे उन पीक्स के ऊपर, और वहां से जो रिटेलिएशन आएगा उसको बैठ करके हम नोट करेंगे बेस पे कि कौन कौन सा वेपन उनके पास है। तो 10-12 लोगों की टीम बनाई जाती है। जितना भी वेपन एक्सपोज नहीं किया जाता, लेकिन उस वेपन से भारी हमला जो है उन पीक्स पे किया जाता है जिसपे कि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो पीक में बैठी पाकिस्तानी आर्मी समझ जाती है कि ये तो रियल हमला है, उनको ऐसा लगता है कि ये क्या है, रियल हमला, तो वो रिटेलिएट करना शुरू कर देती है, वो रिएक्शन देना चालू कर देते हैं और वो अपनी पूरी ताकत से रिएक्शन देते हैं। ठीक, बेस में बैठे लोग उसको नोट करते चले जाते हैं, यहाँ पर इतना मशीन गन है, इतना JCR है, इतना फलाना है ना, इतना इस तरीके की गन है, तो उसको नोट करके लिस्टिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि वो दुश्मन जो कि ब्लाइंड पोजीशन पे बैठा है उसके पास क्या क्या वेपन्स हैं उसका आकलन कर लिया जाता है। उसमें एक बड़ा हैवी मशीन गन रहता है, ठीक, जिसको कि उस पहाड़ी में ले जाना बड़ा कठिन रहता है, उससे भी फायर आता है, उस फायर को भी नोट किया जाता है। उस फायर को नोट करके तय करते हैं कर्नल दामले, उस यूनिट के इंचार्ज, कि यहाँ पर एक हैवी मशीन गन भी है। इतने में वहां पर एक बहुत छोटे पोस्ट में अर्दली स्टेटस का व्यक्ति बोलता है, साहब वहां पर एक मशीन गन नहीं हैवी, वहां पर 2 मशीन गन है। पूरे कर्नल, ब्रिगेडियर, वहां पे जितने बैठे सीनियर ऑफिसर, यंग ऑफिसर जो कि ट्रेन हुए थे पढ़ाई में, जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग में ट्रेन हुए थे, वो सब कहते हैं कि हमको तो एक ही समझ में आ रहा है, आपको कैसे लगता है कि वहां पर 2 हैवी मशीन गन है? तो बोले कि मेरे अनुभव से जब कभी भी ये मशीन गन फायर होती है तो इस मशीन गन को फायर होने के बाद लोड होने में 12 सेकंड का टाइम लगता है। और यहाँ पर आप टाइमिंग देखिए, 12 सेकंड के पहले नेक्स्ट फायर इसका क्या हो रहा है, आ रहा है, 7 सेकंड पे दूसरा फायर आ रहा है, मतलब वहां पर एक नहीं है, क्या है, 2 हैवी मशीन गन है। इसको बोलते हैं अनुभव। क्या बोलते हैं बोलो? ठीक, ये जो आप बार बार क्लास रिपीट करते हो, ये जो बार बार आप मॉक टेस्ट देते हो, इसका आपके जीवन में यही अनुभव होने वाला है। आप लोग शायद टेक्निकल में भी पढ़ते होंगे, फटीग, पढ़ते हो फटीग?
फटीग का मतलब एकदम बेसिक हिंदी में मीनिंग होता है थकान, ठीक, बार बार वही काम करने से थकान का हो जाना। और फटीग में जैसे पहले मास्क लगाए कोरोना में, उसके बाद छोड़ दिए, फटीग आ गया, क्या आ गया, फटीग, थकान। कौन मतलब कोई मतलब का नहीं है, ठीक, कितना मास्क लगाओगे। पर जब आप करियर के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अगर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने से फटीग आता तो महान खिलाड़ी बनता क्या, बन जाता कि नहीं, नहीं कितना, वही दो रोज बैट लेके जाओ, रोज बॉल लेकर के जाओ, रोज क्रिकेट खेलो। अगर अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करने से फटीग आता, थकान हो जाती, तो अमिताभ बच्चन क्या महान शख्सियत बन पाते क्या। तो वही आदमी महान बना है, वही अपने लक्ष्य को पाया है जो फटीग को साइड लाइन करके बार बार उसी काम को रिपीट करे। बार बार उस काम को करने से क्या होता है, आपका जो छिपा हुआ एनिमी है, उस एनिमी के स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चलता है और अपनी वीकनेसेस के बारे में आपको क्या होता है, पता चलता है। एग्जाम में रिपीट करना, बार बार चीजों को क्या करना, रिपीट करना, दैट्स द ओनली वे कि आपको क्या मिलेगा, सक्सेस। मतलब सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो मिल जाएगा क्या सफलता। जनरल स्टडीज ऑफ इंडिया छोड़ करके जनरल स्टडीज ऑफ चाइना पढ़ोगे तो मिलेगा क्या सफलता। पढ़ना तो वही चीजें हैं, उसको बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। तो मन में जो थकान आ जाता है, उस थकान को परे करो, फोकस हो जाओ कि मेरे को 6 महीने में क्या निकालना है, नौकरी निकालना है। देखो कहां पर कमजोरियां हैं और उन कमजोरियों को मॉक के थ्रू आपको क्या करना है, मॉक के थ्रू, क्लास के थ्रू उन कमियों को, उन डेफिशिएंसीज को दूर करना है। फरवरी का जो महीना है, मतलब जैसे अभी 20-25-22 दिन के बाद आपका पेपर होना था, मान के चलो, ठीक, तो पोटेंशियली हमको 17-18 क्लास मिल रही थी रिवाइज कराने के लिए। अब हमारे पास 25 क्लास है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से हम रिवाइज करा सकते हैं जनवरी में। फरवरी में डिपेंडेंसी इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि फेब में बड़े बड़े सब पेपर हैं। 11 तारीख को पीएससी है, बहुत बच्चे एग्जाम कहाँ भरते हैं, घर में, तो 2 दिन का उसमें छुट्टी देना पड़ेगा। टेस्ट का शेड्यूल को हमको मंडे शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि पीएससी है, गेट है, उसके बाद 18 तारीख को आईएएस का पेपर है, 25 तारीख को एक एग्रीकल्चर वाला पेपर है। तो कुल मिलाकर के फरवरी जो रहेगा उसमें इफेक्टिवली आपकी 20 क्लास ही लग पाएगी। इसलिए हम वहां पर रिवीजन क्लास को नहीं लेके जाना चाहते, हम रिवीजन क्लास को खत्म करना चाहते हैं कहाँ, आपका जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ क्या, फरवरी। बहुत ज्यादा उसको आगे लेकर के नहीं जाना चाहते, ठीक। तो मैं क्यों रिवाइज करूं, मेरा रैंक तो पीछे आता है, मेरा तो ये है। तो आप आज जो करोगे, इससे आने वाले समय में जो वैकेंसी आएगी, मैंने आपको टारगेट दिया है, यदि आपकी स्थिति ठीक है तो आप सिलेक्शन लो, यदि आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो छत्तीसगढ़ में आपको 150 में रहना है। कितने में रहना है, टॉप 150 में। अगर आप अपने आप को देख लेते हो तो अभी सेलेक्ट नहीं होगे क्योंकि इसमें 24 पोस्ट है। तो आने वाला जो पेपर होगा आपका कौन सा, पीडब्ल्यूडी का होगा या जो भी पेपर आएगा जिसमें 100 पोस्ट आएगा या 150 पोस्ट आएगा, उसके लिए आपकी तैयारी आज की है, ठीक। तो रिपीट एंड मॉक, दैट इज द की टू सक्सेस। कोई व्यक्ति कुछ अलग काम नहीं करता है सफलता के लिए, जो सफल होता है वो उसी काम को बार बार करने में उकताता नहीं है, ठीक। ऋतिक रोशन की मदर का इंटरव्यू था, ऋतिक रोशन के साथ में रेंडेवूज करके एक आता था चैनल सिमी ग्रेवाल का, तो उसमें बताया कि ये आदमी इतना परफेक्टली बॉडी कैसे बना लेता है, इतना अच्छे से डांस कैसे कर लेता है। तो उनकी मदर ने बताया कि इसकी आदत है कि अगर इसको कोई बोले, ट्रेनर इसका बोले कि तू इसको 5 बार कर, कितने बार कर, तो उसको कम से कम 100 बार करता है। कितने बार करता है, 100 बार, 20 टाइम्स वो उसको ज्यादा करता है। तो आपको अपने जीवन में बेहतर करने के लिए, रिजल्ट पाने के लिए ढर्राशाही से तो हटना पड़ेगा और बार बार चीजों को क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, गलतियों को कम करना पड़ेगा। मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं पेपर में या टेस्ट में, और उसका एक ही तरीका है देने का, उसको सक्सेस पाने का, कि आप बार बार चीजों को रिपीट करें, बार बार टेस्ट दें। जो टेस्ट में आप गोल हो जाते हो वो आपको कंपटीशन में बहुत पीछे फेंक रहा है। आप उस क्राउड में चले जाओगे अगर आप भागोगे क्लास से, भागोगे टेस्ट से, जो क्राउड कभी सफलता पाता ही नहीं है। किसी भी एग्जाम में अगर 100 लोग बैठ रहे हैं ना, तो 100 में 100 कभी सफलता पाते हैं क्या? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम का बात नहीं कर रहा हूं, कौन से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1% सफलता बहुत बड़ी चीज होती है। जितने लोगों ने फॉर्म भरा उसका 1% जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है। पॉइंट में होता है सफलता, किसमें होता है, वो प्रिसाइजनेस कहां से लेके आओगे। आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, बार बार आपको टेस्ट देने पड़ेंगे और इसी से निकलेगा सफलता। तो हमारी तैयारी बहुत स्पष्ट है। हम सीएसईबी के 24 में से ज्यादा पोस्ट लेने जा रहे हैं।
ये हमारा एटीट्यूड है, बीइंग टीचर, बीइंग मेंटर। ठीक, आपका एटीट्यूड क्या है आप देख लो, क्योंकि मेरे को 24 बच्चे तो मिल जाएंगे, मेरे को इतना पता है। आप अपने आप को देखो कि यदि आप उस 24 में आने लायक हो तो और मेहनत करो। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे तो टेस्ट में नंबर अच्छा आ रहा है तो मैं आज से लापरवाही करना शुरू कर देता हूं, तो आप वो 24 से बाहर हो जाओगे। इसका भी कमिटमेंट है। जो बच्चा अपनी तैयारी को लेकर के अहंकारी हुआ, उसका पढ़ना, उसका ग्रो करना बंद हो जाता है। ठीक, तो बार बार गुड लर्नर बनो, बार बार चीजों को रिपीट करो। ऑलवेज कीप अ व्हाइट पेपर, एक कोरा कागज जिसमें लिख सको कि मेरे को और क्या क्या करना है, शेड्यूल बनाओ दिन भर का अपना। देखो, आंख बंद करोगे, सुतुर मुर्ग जैसे मुंडी गाड़ दोगे, तूफान आएगा तो उसके बाद मैं मुंडी निकाल लूंगा तो तूफान आपको उड़ा के कहीं और लेके चला जाएगा, या दुनिया को आगे ले जाएगा, आप पीछे हो जाओगे। ठीक, तूफान तो आ रहा है, आप कितनी तैयारी करते हो उसको झेलने के लिए, कितना तैयार हो, वो आपके ऊपर है। अगर आप अच्छे में हो तो और अच्छा करो, अगर आप पीछे हो तो बार बार रिपीट करो ताकि आप आगे आ सको। आगे का मतलब है एक इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, डेल्टा एक्स, एक नंबर भी ज्यादा। हर बार का टेस्ट, पिछले टेस्ट से अपना आकलन करो, पहले में कितना अटेम्प्ट किया, कितना गलत हुआ, कितना टेक्निकल सही हुआ, कितना नॉन टेक सही हुआ, कहां पर कमजोरी है। ठीक, ये कमजोरियां अगर आप दूर नहीं करोगे तो आपको कोई भी लक सेलेक्ट नहीं करा सकता, आपको कोई भी शॉर्टकट सेलेक्ट नहीं करा सकता। ठीक, मैडम जो पढ़ा रही हैं उसका एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ो। इसके पहले आपका CSEB का क्रैश कोर्स हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ो। टेस्ट को बहुत ईमानदारी से दो। जो टेस्ट से भाग रहे हैं, मैं कमिट कर सकता हूं कि वो बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। जो बच्चा टेस्ट से भाग रहा है, मैं लिख के दे सकता हूं कि बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी कमजोरियों से भाग रहा है। मैं ये नहीं बोलता कि टेस्ट दोगे तो पूरा का पूरा टेस्ट का पेपर फंस जाएगा, लेकिन आपको अपना वीकनेस पता चलेगा, आपको स्ट्रेंथ पता चलेगा कि अगर मॉस से ये सवाल पूछ रहा है, स्टील से ये सवाल पूछ रहा है, RCC से क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉलिटी से ये सवाल उठा रहा है, करंट से ये सवाल उठा रहा है, तो इसका आंसर क्या है। अरे सवाल गलत करोगे, हर टेस्ट में 5, 6, 10 सवाल, 8 सवाल, कहीं कुछ मिलेगा नया, उससे ज्यादा ही गलती करते हो ना भाई। हाईएस्ट कितना जाता है? 110, 111 नंबर, मतलब 40 नंबर डेफिशिएंसी है कि नहीं है? वो 40 मतलब 150 में 150 तो कोई नहीं लेके आ सकता, लेकिन अपनी की हुई 30-40 सवाल या 20-25 सवालों की गलती आपको हर टेस्ट में पता चल रही है, टॉपर को पता चल रही है। तो जो 40 नंबर ला रहा है, जो 50 नंबर ला रहा है, उसको तो 100 नंबर की गलती पता चल रही है। उससे आप भाग कैसे सकते हो? भागो मत। ठीक, आप एकदम खूंटा गाड़ के बैठ जाओ कि मैं जब तक सिलेक्शन नहीं लूंगा मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है? कोशिश। वो कोशिश को ईमानदारी से करना पड़ेगा। ठीक।